हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल और मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट राजवीर सिंह। और आज हम चर्चा करेंगे GSTR 9 के पार्ट 2 की, जिसका हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हम सेकंड पार्ट जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का होगा अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है GST के मामले में, उसकी हमने एनुअल रिटर्न पर जो भी वर्किंग है उसको प्रैक्टिकली दर्शाया है और साथ ही हमने टेबल नंबर 6, 7, 8, 12 और 13 के बारे में बताया कि उनको कैसे फिल करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसमें हमने 3 तरीके इस्तेमाल किए हैं अपनी वर्किंग के। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं GSTR 9 की 6, 7, 8, 12 और 13 टेबल को पढ़ते हुए। और साथ ही हमने बताया कि 3B फाइनेंस ईयर 22-23 में कैसे भरी गई थी और क्या क्या चेंजेस उसमें आए थे। स्क्रीन पर चलते हैं और तब तक यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी थोड़ा बहुत इस वीडियो के बारे में जान पाए। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जो कि GSTR 9 पे है। ITC वाले पार्ट पे हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं कि GSTR 9 के ITC पार्ट को भरने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि हमारी GSTR 3B में ITC को कैसे भरा जाता है। तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में GSTR 3B की फॉर्मेटिंग को 3 बार चेंजेस किए गए, जो बाय डिफॉल्ट अप्रैल में थी, फिर जुलाई में चेंज हुई और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए अलग तरीके से रिपोर्टिंग की एडवाइजरी जारी हुई थी। तो हम सबसे पहले GSTR 3B के बारे में जानेंगे और साथ ही उससे लिंक करेंगे कि GSTR 9 में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैंने एक एक्सेल बनाई है जो GSTR 3B के तीनों फॉर्मेट को कंबाइंड करके बनाई है और उसमें डिफरेंट टाइम पे जब भी चीजें चेंज हुई हैं तो मैंने उसमें दर्शाया है और उसके समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे GSTR 9 पे। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे 3 पीरियड सेलेक्ट कर रखे हैं। अप्रैल टू जून जो कि पहला बाय डिफॉल्ट पीरियड था जब हमने शुरुआत करी थी इस फाइनेंशियल ईयर की। दूसरा पीरियड है जुलाई से लेके दिसंबर तक, तब दूसरा चेंज आया था और दूसरे तरीके से रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई थी। और थर्ड वन जो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने कंटिन्यूस चला और आज भी ये एक्टिव है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहली टेबल में मैंने जो डाला है वो बुक्स का ITC है, ओनली ऑन बुक्स का ITC जो हमारी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ड्यूरिंग दैट पीरियड। पहले बुक्स में हमारा नॉर्मल इनपुट जो हमारा परचेज या फिर एक्सपेंसेस का होता है, दूसरे में हमारा क्रेडिट और डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न और एनी चेंजेस इन द रेट ऑफ द परचेज, उसकी वजह से परचेज की वैल्यू में इंक्रीज हुआ, उसका नेट ले लिया। तो उसके बाद नीचे मैंने आपको दर्शाया कि GSTR 2B के ITC का परचेज वाली साइड यानी कि डेबिट वाली साइड और नीचे क्रेडिट डेबिट नोट का नेट। नीचे उससे हमने GSTR 3B की टेबल 4A में 1, 2, 3, 4, 5 5 पार्ट होते हैं जिनमें हम ITC क्लेम करते हैं। पहला इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड थर्ड इज RCM का ITC, फोर्थ इज ISD डिस्ट्रीब्यूटर का एंड फिफ्थ अदर। इसके अलावा 4 के अलावा कोई भी बचता है तो वो 4A 5 में रिपोर्ट होगा। तो मैंने इसको सहूलियत के लिए 4A को मर्ज करके एक फिगर यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करी। 4B मैंने अलग से दर्शाई है कि ITC रिवर्स 4B में होता है। जब भी हमें कोई ITC रिवर्स करना होता है तो वो 4B में करना होता है GSTR 3B की टेबल 4B में। 1 और 2, 1 में हमें वो ITC रिवर्स करना होता है जो कि हमारा रूल 38, रूल 42 और 43 और इनएलिजिबल ITC होता है, वो हमारा 4B1 में रिवर्स होता है। बाकी इसके अलावा कोई भी ITC बच गया वो 4B2 में रिवर्स होता है। ये 4B1 और 2 आपको GSTR 9 भरते समय कई बार सुनने को मिलेगा मेरे मुंह से, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें 4B1 में इनएलिजिबल ITC रूल 38, 42 और 43 का रिवर्सल जो भी होगा और इसके अलावा कोई भी रिवर्सल होगा तो वो आपका 4B2 में मिलेगा। जो GSTR 3B की 4C है वो नेट ऑफ है 4A माइनस 4B का, यानी कि नेट ITC आपको 3B में यही मिलेगा। और 4D का मैं रनिंग में आपको बताऊंगा कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो स्टार्ट करते हैं 3B के शुरुआत से कि
अप्रैल से लेकर के जून 2022 के बीच में 3B का क्या सिनेरियो था। तब क्या था, हमारी बुक्स में मान लीजिए 12,000 रुपए का आईटीसी था। अप्रैल टू जून में आईजीएसटी की फिगर्स को ही वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी की भी सेम उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी जिस तरीके से आईजीएसटी की होगी। तो सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे आईजीएसटी के बारे में बता रहा हूँ। तो आईजीएसटी हमारी बुक्स में 12,000 रुपए था जो हमने रिकॉर्ड किया, जिसमें 2,000 रुपए के हमारे ऐसे इनवॉइस थे जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से पहले के थे, जो हमने रिकॉर्ड किए थे अपनी बुक्स में 22-23 के अंदर। तो हमारा 12,000 था, 1,000 हमारा क्रेडिट नोट था। नेट बुक्स का आईटीसी हमारा 11,000 था। इससे पहले अप्रैल से जून पीरियड के दौरान या उससे पहले जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी सरकार की तरफ से। तो जैसे जिसको समझ में आ रहा था वैसे आईटीसी लिया जा रहा था। तो 11,000 रुपए का आईटीसी हमने फिर 2B चेक किया, तो 2B में हमारा 10,000 तो हमारे नॉर्मल परचेज थी और 1,000 रुपए के हमारे क्रेडिट नोट थे, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस में दिखा दिया। तो नेट हमारा 2B में 9,000 रुपए का आईटीसी था। तो टोटल बुक्स का 11,000 था, 9,000 हमारा 2B का था, जो कि पहले 2B में 2,000 रुपए जो वेरिएशन है वो पहले ही हमारे लास्ट ईयर की बुक्स का 2A 2B का पार्ट बन चुका था। तो हमने रिकॉर्ड अब किया, तो हमने उसको यहाँ पे नेट में इम्पैक्ट डाल दिया। अब जब हम 4A टेबल भरने लगे जीएसटीआर 3B की, याद आया कि ये 2,000 तो हमारे पहले आ गए थे मगर हमने तो लिया ही नहीं। तो हमने क्या करा, 9,000 जो 2B में आ रहे थे और 2,000 जो हमारे पुराना वाला आईटीसी था जो जीएसटीआर 3B में नहीं लिया था, हमने 11,000 रुपए की फिगर डाल दी, क्योंकि सरकार ने हमें नहीं बताया था कि कोई आईटीसी किस तरीके से रिप्रेजेंट करना 3B। तो हमने 11,000 रुपए की फिगर डाली और अपनी जीएसटीआर 3B की टेबल 4A का पार्ट बना दिया। 4B रिवर्सल की है, उस टाइम हमारे पास कोई रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं था, ना तो हमारे पास 17/5 का था, ना 38, 42, 43 का था, और ना ही कोई और रिवर्सल की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो हमने टेबल 4C में नेट आईटीसी यानी कि जीएसटीआर 3B में 11,000 रुपए का आईटीसी अवेल कर लिया। अब जब ये चल ही रहा था तो जुलाई में क्या हुआ, सरकार ने एक बदलाव किया और एक एडवाइजरी जारी करी और बताया। एडवाइजरी क्या है मैं दिखा देता हूं आपको। ये एडवाइजरी उन्होंने जारी करी थी। इसमें हम डायरेक्ट टेबल 4 पे चलेंगे क्योंकि मेजर हमारे लिए आज वही है। टेबल 4 में उन्होंने कहा कि ये 2B की फिगर ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी जो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, जो परचेज वाली साइड है, यानी कि डेबिट वाली साइड है, रिटर्न वाली नहीं, परचेज वाली साइड आपके जीएसटीआर 2B में कहां पे जाएगी, टेबल 4A के 1, 3, 4 और 5 में ऑटोमेटिकली उठ के जाएगी। और उन्होंने साथ ही बता दिया कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी यानी कि क्रेडिट और डेबिट नोट का जो नेट ऑफ होगा वो एज इट उठ के चला जाएगा आपके कहां पे, 4B2 में। और 4B2 क्या है, मैंने अभी बताया था, अदर रिवर्सल की टेबल है। तो अगले महीने जब हमने जुलाई से दिसंबर के बीच में अपनी जीएसटीआर 3B भरने की स्टार्टिंग करी तो हमने डिटेल डाली कि 10,000 हमारी बुक्स में था, 1,000 का हमारे पास क्रेडिट नोट था, 9,000 रुपए हमारा टोटल क्रेडिट बना। जब 2B चेक किया तो 2B में हमारा सब कुछ सही था भगवान की दुआ से। 10,000 रुपए हमारा 2B में था और 1,000 रुपए हमारा उसका क्रेडिट नोट था। अब सरकार ने जब एडवाइजरी दी तो हमने उस एडवाइजरी को पढ़ते हुए रिटर्न फाइल करने की तैयारी करी। जब रिटर्न फाइल करने गए तो उसने कहा कि 10,000 जो कि 2B में आ रहा है वो आपका कहां पे आएगा, जो परचेज साइड का है 4A के अंदर आएगा। तो हमने 10,000 एज इट उठा के वहां से वहां पे 10,000 डाल दिया। अब उन्होंने कहा कि कोई क्रेडिट नोट जो कि माइनस में है उसको आप कहां पे डालोगे, 4B2 के अंदर डालोगे, जैसा कि एडवाइजरी में दिया गया है। जब एडवाइजरी ये कहती है कि ऐसे डालना तो हम ऐसे ही डालेंगे और कोई तरीका हमारे पास बचता नहीं। तो हमने 1,000 रुपए 4B2 में रिवर्स कर दिए जो कि क्रेडिट नोट का। मायने वही हुए, 9,000 हमारी बुक्स में था, 9,000 नेट हमने आईटीसी अवेल कर लिया, मगर तरीका पहले से थोड़ा डिफर हो गया। पहले हमने नेट ऊपर 4A में ही दिखाया था सारा, अब हमने 10,000 तो दिखाया 4A में और 1,000 रुपए हमने कहां दिखाया, 4B2 में, जो कि रिवर्स हो गया। नेट हमने बुक्स में भी 9,000 था और 9,000 लिया। तो यहाँ पे तरीका बदला कि क्रेडिट नोट के रिवर्सल को हमने 4B का पार्ट बनाना शुरू कर। अब इससे क्या हुआ कि सरकार को फिर कुछ समझ में आया, हो सकता है कोई क्वेरी गई हो क्रेडिट डेबिट नोट को लेकर के, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। तो जनवरी में उन्होंने क्या करा, एक और एडवाइजरी जारी करी और कहा कि जो 10,000 आपने 2B का कौन सा वाला
ऊपर जो आ रहा था और 1000 जो नीचे आपने रिवर्स किया उसको हम नेट कर रहे हैं, और नेट करके हम क्या करेंगे कि हमें 9000 रुपए टेबल 4A में दिखाना है। जो 1000 पिछले महीनों की रिटर्नों में हमने 4B2 में रिवर्स किया था वो वहां पे नहीं जाएगा, नेट में आपको 4B में 4A के अंदर फिगर डालनी। जब ऐसा सिनेरियो आया तो उन्होंने बताया कि भाई अब आपको नेट तरीके से करना, और हम लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, हमने स्टार्ट कर दिया 9000 रुपए डालना। साथ ही उन्होंने इन्हीं एडवाइजरियों में एक चीज और बताई थी, जो फरवरी महीने के डाटा में मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। जो फरवरी में मान लीजिए हमारा 9000 रुपए आईटीसी था और हमारे 2B में 10,000 रुपए आ रहा था। 1000 रुपए का एक ऐसा इनवॉइस था जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमारे पास गुड्स नहीं आई थी या इनवॉइस नहीं आया था, किसी भी कारण की वजह से हम उसे लेना नहीं चाहते थे। तो सरकार ने हमें इसी एडवाइजरी में बताया कि अगर ऐसा कोई आईटीसी जो आपकी 2B में तो आ रहा है मगर बुक्स का अकाउंट 4 नहीं है, तो वो उसको आप क्या करोगे। अगर वो आपका ऐसा आईटीसी है कि वो आपको बाद में क्लेम करना है तो आप उसको 4B2 में डालोगे, और अगर आपको पता है कि वो इनएलिजिबल है, आप बुकिंग में ही नहीं रखना चाहते, तो आप क्या करोगे 4B1 में। और जो 4B1 है वो परमानेंट नेचर ऑफ आईटीसी रिवर्सल है, जो कि रूल 38, 42, 43 और इनएलिजिबल आईटीसी का है। तो हमें पता चला हमारा इनएलिजिबल तो कुछ है नहीं, मगर ये 1000 रुपए क्या है नहीं, इसका माल मार्च में आया है। और सरकार का और कानून का क्या कहना है कि जब माल आएगा, बिल आएगा साथ में, तभी आप आईटीसी लोगे। तो हम तो अभी नहीं ले सकते। तो सरकार ने कहा कि 1000 रुपए आप 4B2 में रिवर्स कर दो, और जब भगवान आपका साथ दे और जीएसटी लॉ में आपका माल आ जाए, आप उसको रिक्लेम कर लेना। तो यहां तक हो गई। अब जनवरी और फरवरी में चीजें बदल गई। अब क्या हुआ, 1000 रुपए हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिए। अब अगले महीने हमने कोई परचेज नहीं करी, मगर वो बिल और वो माल हमारे पास आ गया जो हमने फरवरी में रिवर्स किया था, जो हमने 1000 रुपए का छोड़ दिया था। तो हमने 1000 रुपए का डाल दिया 3B में, क्योंकि सरकार कहती है जो अगले महीने आप रिक्लेम कर सकते हो। मगर समस्या क्या आ गई कि 1000 रुपए हम डालेंगे तो क्या होगा, 2B में कोई आईटीसी नहीं है, हमारा डिफरेंस आ जाएगा, लाल मार्क बन जाएगा हमारे 4A रिटर्न में जब डाटा भरेंगे। तो सरकार ने कहा आप चिंता ना करो, इस रेड मार्क को हम देख लेंगे, मगर आपको डाटा ऐसे दिखाना है जैसे हम कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आईटीसी आपने रिवर्स कर दिया उसको आप 4A के अंदर तो दिखाओगे ही दिखाओगे, साथ में आप क्या करोगे, एक एडिशनल रिपोर्ट दोगे जो कि 4D1 होगा, जो कहता है कि आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर द टेबल 4B2, जो कि हमने फरवरी महीने में 1000 रुपए का यहाँ पे रिवर्सल किया था। इस 1000 रुपए को हम अगले महीने क्लेम कर रहे हैं, और जब अगले महीने क्लेम करेंगे तो हम 4A का पार्ट भी बनाएंगे और साथ 4D1 का पार्ट भी बनाएंगे। तो ये जो फिगर है ये रिक्लेमेबल फिगर है, जिसके लिए अभी आप सभी को पता होगा कि 30 नवंबर से पहले रिक्लेमेबल फिगर को हमने रिपोर्ट भी करा हुआ है। तो यही 1000 रुपए हमें वो वाले क्लेम करने हैं जो कि हमने 2B में पहले रिवर्स कर दिए थे 3B भरते समय। अब आती है कि मैं इन बातों को कर क्यों रहा हूं, क्योंकि जब आप GSTR 9 भरोगे तो पूरे साल की भरोगे ना, और वहां पे फॉर्मेटिंग एक ही होगी। और 3B भरते समय आपने कितने फॉर्मेट इस्तेमाल किए, 3। तो जब ये चीजें भरी जाएंगी तो वेरियस टेबल्स में डिफरेंस इशू होंगे, और जब डिफरेंस होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे ठीक करना है, और अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो उनकी रिकंसिलेशन को किस तरीके से बना के रखना है, ताकि आपको भविष्य में जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आए तो आप उसका ध्यान रख सकें, उसको सही तरीके से बता सकें। यहाँ मैं फिगर बहुत छोटी छोटी ले रहा हूँ, हो सकता है आपके पास करोड़ों की अरबों की फिगर हो, तब भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो हम अभी 3B भरते समय किया है और 9 भरते समय करेंगे। तो आते हैं अपने GSTR 9 के फॉर्म पे। एक्सेल फॉर्मेट में मैंने निकाल रखा है, पिछली वीडियो में बताया कि एक्सेल कहां से निकलेगी। जब आप GSTR 9 में जाओगे, अपने GST में लॉगिन करोगे, तो वहां पे एक डाउनलोड्स के अंदर एक्सेल फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, वहां से आप ये एक्सेल इंपोर्ट करोगे, और इंपोर्ट करने के बाद आपको ये एक्सेल बिल्कुल ऐसे दिखेगी। ऊपर आपका नाम, डिटेल्स, लीगल नेम, फाइनेंशियल ईयर, इस तरीके की डिटेल दिखेंगी, और नीचे आपकी सारी फिगरें दिखेंगी।
तो हम बात करते हैं आज के अपने वीडियो में टेबल नंबर 6, 7, 8, 12 और 13, 5 ही टेबल हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। 15 से 20 मिनट में मैं इनको समाप्त कर दूंगा। अब क्या है, पहली चीज आती है टेबल 6A। अब 6A कहां से आई ये मैटर करता है। 6A आई जब मैंने अभी आपको 3 भी बताया, तो 6A टेबल इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आएगी कहां से, GSTR 3B की टेबल 4A से। और 4A में मैंने अभी आपको बताया, मैं साथ के साथ वो भी टेबल खोल के रखूंगा जो हमने डिस्कस की। 4A का टोटल हमने डाला पूरे साल में 41,000, जो ऑटोमेटिकली GSTR 9 के 6A का पार्ट बनेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 41,000 की फिगर ऑटोमेटिकली उठ के आ रही। अब उन्होंने कहा कि भाई 6A तो आपका आ गया, अब 6B, C और D इनको आपने समझ के भरना। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी ITC जो 6A में आपने क्लेम किया उसकी हमें यहाँ पे बाइफर्केशन दे दो B, C, D, E, F, G, H के अंदर। तो B में क्या कहा कि ऐसी कोई भी इनवर्ट सप्लाई जो SCZ की ना हो या RCM की ना हो या इंपोर्ट की ना हो, इन तीनों को छोड़ करके कोई भी ऐसा ITC है जो 41,000 यानी कि 6A में इन्वॉल्व है, उसको आपने यहाँ पे बाइफरकेट करना। और बाइफरकेट आपको कैसे करना है, 41,000 में से इनपुट कितना है, इनपुट मींस इनपुट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल वॉट एवर यू परचेज, और कैपिटल गुड्स यानी कि फिक्स्ड एसेट जो हमारी मशीनरी है उनको आपने अलग दिखाना, और साथ ही आपको अलग दिखाना है इनपुट सर्विसेज को। मगर सरकार ने ये 17-18 में ये मैंडेटरी करा था, उसके बाद एक नोटिफिकेशन लाके उन्होंने कहा कि आप इनपुट और इनपुट सर्विस को, इनपुट एंड इनपुट सर्विस को एक साथ दिखा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर आपको कैपिटल गुड्स को सेपरेटली दिखाना है। इसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको आगे चल के कि कैपिटल गुड्स को हम ये सेपरेटली क्यों मांगा जा रहा है। अब 6C में आते हैं, जो ये कहता है कि आपने कोई RCM पे ITC लिया है और वो परचेज आपने किससे की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से की है, तो वो डिटेल्स आपके 4C में आएगी, और वो भी उसी फॉर्मेट में आएगी, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। उसके बाद 4D, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं इन टेबलों में क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली भरेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आपको इसको वीडियो को रिवाइड करके देख सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई रजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज करी है और उस पर आप RCM में टैक्स देने के लिए लायबल हो, तो देन यू हैव टू फिल टेबल 6D। मगर ये सारी टेबल्स आउट ऑफ द 41,000 होनी चाहिए जो आपके 6A को बाइफरकेट करेंगे। उसके बाद आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम SCZ से आपने कोई सप्लाई की या इंपोर्ट से करी, कोई भी आपका IGST होगा, इनपुट और कैपिटल गुड्स, यहां भी आपको बाइफरकेशन देनी है। यहां पे C और S ब्लॉक है क्योंकि इंपोर्ट के केस में C और S नहीं लगता, IGST ही लगता है। उसके बाद आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम SCZ, इसमें आपका सर्विस का ITC आएगा जो कि आपने इंपोर्ट में लिया होगा। उसके बाद ISD का कॉन्सेप्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड आएगा 6H के अंदर, जो ये कहता है कि अगर आपने कोई ITC 6B से लेके 6G तक नहीं डाला और वो रिक्लेम्ड है, रिक्लेम्ड कौन सा, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी रिक्लेमेबल बैलेंस 4D1 में जो साथ में रिपोर्ट करना है, लास्ट मार्च में हमने करा था ना, 1,000 रुपए यहाँ पे डाला है और 1,000 रुपए हमारे 2B में नहीं थे, फिर भी हमने क्लेम कर लिया। तो जो रिक्लेमेबल ITC है, साथ में हम इसमें कौन सा डाल सकते हैं, अगर आपने कोई 180 डेज में पेमेंट नहीं करी है और ITC रिवर्स कर दिया और जब पेमेंट करी तो आपने उसको रिक्लेम कर लिया। और आज की डेट में इसमें एक और पॉइंट आ सकता है, अगर कोई रूल 37A के हिसाब से आपने कोई रिवर्सल किया है और उसको आप रिक्लेम कर रहे हो, वो फिगर भी इसी में आएगी 6H के अंदर। अगर आपको रूल 37A का नहीं पता है तो आप इसी चैनल पे एक दूसरी वीडियो है 37A की, आप वो चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा रिवर्सल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अब आप हमें बताइए 6B से लेके S तक का टोटल, जो हमारा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 6I
-6A, यानी कि आपका जो टोटल आपने बाइफरकेशन करी -6A को लेस करने के बाद जो भी फिगर आएगी वो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब फॉर्मुलेटिंग होगी, इस एक्सेल में आपको मैनुअल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, जब पोर्टल पे डालोगे तो वहां पे फॉर्मुलेशन पहले से हुआ पड़ा है। उसके बाद ये टेबल 6K और 6L मेरे हिसाब से अभी हमारे काम की कोई नहीं है, क्योंकि ये जब ट्रांजिशनल फेज था तब इस्तेमाल हुई थी, उसके बाद कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, आपने कोई ऐसा आईटीसी लिया मगर ऊपर कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करा तो वो आईटीसी आपको यहाँ पे दिखाना है। और वो कौन सा आईटीसी हो सकता है, तो सेक्शन 18 आप जाके देखोगे तो सेक्शन 18 में आईटीसी 01 और 02 से आईटीसी क्लेम करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। जब आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो तो आप रजिस्ट्रेशन लेते समय जब स्टॉक अवेलेबल है उसका आईटीसी कैसे लोगे उसके बारे में है, तो वो 3B में क्लेम नहीं होता मगर यहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आईटीसी जो ट्रांजिशनल क्रेडिट से लिया गया है या एनी अदर आईटीसी, इसका टोटल कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा 6I में जो आपने बाइफरकेशन करी थी प्लस आपने 6N में जो अदर आईटीसी और ट्रांजिशनल क्रेडिट आपने लिया उसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। उसके बाद आप टेबल 7 में चले जाओगे और 7 में क्या बताया, रूल 37 मैंने अभी बताया ना कि आपने पेमेंट नहीं करी और आपने आईटीसी ले रखा है तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा 180 डेज के अंदर। अगर आपने पेमेंट नहीं करी किसी सप्लायर की विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि आपको वो आईटीसी रिवर्स करना होगा। और जब वो आईटीसी आप पेमेंट कर दोगे उसकी तो वो आईटीसी रिक्लेम किया जा सकता है, जो 6H में मैंने बताया था आपको डालना है। रूल 39, आपने आईएसडी के थ्रू कोई आईटीसी जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो गलत कर दिया तो उसका भी रिवर्सल यहीं पे होगा। उसके बाद 42 यानी कि कॉमन क्रेडिट, आप एक ही सप्लाई के लिए दो सप्लाइयों के लिए एक क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हो जो टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्टेड भी है, तो कॉमन क्रेडिट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। रूल 42 के हिसाब से आपको रिवर्सल करना होगा। रूल 43 इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना कैपिटल गुड्स क्यों सेपरेटली बताई जा रही हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जब आप किसी भी कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल करते हो किसके लिए, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के लिए, तो उसका प्रोपोर्शनेटली आईटीसी का रिवर्सल करना होता है और वो होता है रूल 43 से। तो कैपिटल गुड्स का ही नहीं पता होगा सरकार को तो वो रूल 43 को कैसे अप्लाई कर पाएगी, इसलिए उन्होंने कैपिटल गुड्स अलग मांगी और आपसे चेक करने के लिए रूल 43 का रिवर्सल अलग से मांगा। उसके बाद 17(5) जीएसटी लॉ का सबसे चर्चित जो सेक्शन है वो 17(5) ही है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। यदि आपने कोई ऐसा आईटीसी 6A के अंदर लिया हुआ है जो बाइफरकेटेड किया है मगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड उसको रिवर्स कर दिया है तो वो वाला आईटीसी यहाँ पे रिपोर्ट होगा। ट्रांजिशनल क्रेडिट की हम बात कर चुके हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर रिवर्सल, इसके अलावा कोई भी रिवर्सल जो आपका बचता है करना और आपने 3B में किया हुआ है वो सारा का सारा आईटीसी यहाँ पे आएगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि 6 और 7 टेबल में वही डाटा आएगा जो आपके जीएसटीआर 3B में है और ड्यूरिंग द पीरियड है। अगर कोई भी ऐसा आईटीसी जो ड्यूरिंग द पीरियड नहीं है और आपने 3B में लिया है तो वो आपका इन टेबलों का पार्ट नहीं बनेगा। तो हम बात करते हैं दोबारा से 6 में जाके, 8 नंबर की बात हम बाद में करेंगे। वैसे मैं अभी एक रिकैप में बता देता हूं कि 8 नंबर टेबल किस लिए इस्तेमाल की जाती है। 8 नंबर टेबल में वो आईटीसी आता है जो जीएसटीआर 2A से, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने प्लीज, ये 2B की बात नहीं करता है, ये बात करता है 2A की। और सरकार हमसे कहती है क्या 3B भरते समय कि आपको आईटीसी कैसे लेना है, 2B से लेना है। तो आपको 2 रिकंसिलेशन करने होंगे 9 बनाते समय, आपको 2A से भी रिकंसिलेशन बनाना होगा और 2B से भी रिकंसिलेशन बनाना होगा, क्योंकि जब आप 8 टेबल भरोगे तो 2A का महत्व यहाँ पे ज्यादा है। और
8A के अंदर आपका वही आईटीसी आएगा जो 2A से ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और इसकी डेडलाइन थी 30 नवंबर 2023 से पहले जो भी आईटीसी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड है वही डाटा दिखेगा, उसके बाद का कोई भी डाटा इसमें नहीं आएगा। उसके बाद 8B क्या कहता है, ये कहता है कि 6B में जो आपने रिपोर्ट करी, बी में यानी कि इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का आपने बाइफरकेशन दिया, और एच में आपने वो फिगर बताई जो आपकी रिक्लेमेबल थी, उनका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, मगर एक्सेल में फॉर्मूला नहीं लगाने पड़ेंगे, खुद से पोर्टल पे ऑटोमेटिकली लगे हुए आएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा सी का मतलब 8C ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपने उसको अकाउंट फॉर कर लिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपके पास माल भी आ गया, सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, आपने बुकिंग कर ली, मगर सामने वाले ने क्या करा, या तो 2B में नहीं दिखाया, 2B में नहीं दिखाया तो 3B में नहीं लिया, या दूसरा कारण ये हो सकता है जब 2B 3B नहीं था, हो सकता है हम ही भूल गए उस आईटीसी को लेना, तो हमें बाद में आया, अप्रैल में ध्यान आया कि यार मेरा तो मार्च का आईटीसी रह गया, तो वो मार्च का आईटीसी यहाँ पे रिपोर्ट होगा। और यहाँ पे यदि 2A में आपकी कोई भी अमाउंट है और 4 से 8B और 8C को ऐड करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका, अगर माइनस में है तो दिक्कत की बात है, और अगर प्लस में है तो कोई समस्या नहीं है। इस पे हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो वापस आते हैं टेबल 6 पे। टेबल 6 में हमने अभी यहाँ पे जीएसटीआर 3B का पूरा डिस्कशन किया था कि हमने क्या करा था, 41,000 का आईटीसी लिया था, 2,000 का हमने रिवर्स कर दिया, नेट आईटीसी हमने 39,000 का लिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हुए, एक तो हमने क्रेडिट नोट का रिवर्सल किया 4B2 में, दूसरा हमने वो रिवर्सल करा जो कि हमारा रिक्लेमेबल था पर उस महीने में हमें नहीं मिला। तो ये 1,000 रुपए आपके हिसाब से क्या इस 41,000 में दो बार ऐड नहीं हो गए? अगर ये दो बार ऐड हो गए हैं तो आपकी 6A के अंदर ये दो बार ऐड होके ही आएंगे। तो आपको ये भरते समय ध्यान रखना है क्या ये एक्चुअल में अमाउंट जो है इंपैक्ट कर रही है 6A को। तो 41,000 हम 6A में दिखा रहे हैं। अब हमें बाइफरकेशन बाय डिफॉल्ट हमारे पास बाइफरकेशन है कि 4,000 हमारा कैपिटल का है और 37,000 हमारा किसका है, नॉर्मल गुड्स का और सर्विसेज का। और हमें पता है कि हमारा गुड्स और सर्विसेज दोनों हम डाल सकते हैं एक ही टेबल के अंदर 6B के अंदर। तो 6B में हमने उसको अलग बाइफरकेट नहीं करा और 37,000 यहाँ पे डाल दिया और 4,000 कैपिटल गुड्स का। तो हमने 41,000 की बाइफरकेशन दे दी, तो 41,000 हमारा 6I के अंदर टोटल आ गया। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 41,000 आपके 3B में आपने लिया, आपने 2,000 रिवर्स करा और नीचे आपने कोई भी ऐसा आईटीसी अदर आईटीसी आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगली सीट में हम गए, आईजीएसटी देखा, यानी कि टेबल नंबर 7 में जो रिवर्सल की है उसमें हमारा 2,000 रुपए का आईटीसी हमें वो डालना है जो हमने 3B में रिवर्स किया है। अगर हमें पता है कि वो किस चीज का रिवर्सल है तो वो जाएगा पर्टिकुलर टेबल में। अगर वो हमें नहीं पता तो हम उसको अदर में डाल देंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। नेट आईटीसी कितना रहा, 39,000, और ये 39,000 3B के नेट के बराबर होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी वेरिएशन है इट्स मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है, तो आपको रिकंसाइल करके चेक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाला 39,000। पहला सिनेरियो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, 3B से जो डाटा आ रहा है उसको बाइफरकेट करें, बाइफरकेट करने के बाद एज इट इज 3B से मैच हो जाना चाहिए। और अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपकी बुक्स का आईटीसी भी उतना ही होगा। मैंने बुक्स का आईटीसी आपको बताया ना 39,000 टोटल यहाँ पे आ रहा है, बुक्स का 42,000 था, 3,000 क्रेडिट नोट के थे और हमारा नेट हो गया 39,000। अब हमारा टोटल क्लियर हो, 39,000 मैच हो गया, 3B में इतना लिया, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। मगर आते हैं हम टेबल नंबर 8 में और यहाँ देखते हैं 2A में तो 37,000 आ रहा है
और हमारा लिया हमने 6A में, क्योंकि यहाँ पे 6A की फिगर आती है 41,000, तो 4,000 का फर्क आ गया। तो हमें या तो ये पता होना चाहिए कि ये 4,000 रुपए क्यों आया, या फिर हम फॉर्मूला 2 इस्तेमाल करेंगे। तो 41,000 हमने लिया, 37,000 हमारा 2A में है, तो हमारा 4,000 का फर्क आया। मुझे यहाँ पे पता है कि ये फर्क क्यों आया, क्योंकि 1,000 रुपए वो वाले आईटीसी है जो हमने रिक्लेम किया था। कौन से महीने में? फरवरी में रिवर्स कर दिया था 1,000 रुपए, मगर हमने अगले महीने मार्च में क्लेम किया। और मैंने बात की थी ये 2 बार ऐड है 6B के अंदर, 6A में जो डाटा आया उसमें 2 बार ऐड है, और हमने उसको एज इट इज शो कर दिया। तो हमारा 1,000 रुपए का ये फर्क है। और जब फॉर्मेटिंग चेंज हुई थी तो जुलाई से दिसंबर के बीच में क्रेडिट नोट को 4B2 में दिखाने के लिए बताया गया था। तो 1,000 रुपए का हमारा वो वाला आईटीसी है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। और 2,000 का वो मैंने जब शुरुआत करी थी 3B बताने की कि हमारे उसमें 2,000 रुपए फालतू आ रखे हैं। कौन से वाले? जो बुक्स में, जो मार्च 2022 के थे, जो हमने बुक किए थे अप्रैल 2022 में, मगर हमने आईटीसी उस टाइम पे विदाउट एनी एडवाइजरी के हिसाब से किया था। तो ये 2,000 और प्लस जो 2,000 आपके रिक्लेम्ड और क्रेडिट नोट के होंगे, टोटल 4,000। अगर आपके पास ये 4,000 की डिटेल है, क्योंकि आपको पता है ये 2,000 जो कि रिक्लेम्ड और क्रेडिट नोट है, ये टेबल नंबर 7 के अंदर रिवर्स हो चुके हैं। तो 2,000 तो आप बता दोगे कि ये रिवर्सल है, और 2,000 वो जो अप्रैल 22 में आपने लिए थे और आपकी अप्रैल का पार्ट थे और मार्च 22 के 2A में आ रहे, तो लास्ट ईयर के 2A में वो इम्पैक्टेड होंगे। तो 4,000 की आपने बाइफर्केशन दे दी। पहला फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक मैं टिपिकल चीज ऐड कर रहा हूं थोड़ी सी। अब ऐसा हो जाता है कि आपको पता चलता है कि आपकी बुक्स में एक 5,000 रुपए का आईटीसी ऐसा है जो कि 2B में नहीं आया था। 2B में नहीं आया था, मगर कहां आ गया था? आपके 2A में आ गया था। और सरकार क्या कहती है? मार्च में क्या कहा था? जनवरी फरवरी मार्च में 2B के हिसाब से लेना है, हमें नहीं पता आया नहीं आया, जब आएगा तब मिलेगा। तो आपको वहां पे क्या फिगर दिखेगी? जो 2A की फिगर होगी, अब यहाँ पे बदल के वो फिगर दिखेगी आपको 42,000, क्योंकि 37,000 पिछला था और 5,000 की हमने अभी वो डाली, जो बुक्स में डाल दिया। 2A में आ गया मगर 2B में नहीं आया। तो सरकार ये कहती है कि ऐसा आईटीसी जो कि आपने बाद में क्लेम करा मगर बुक्स का पार्ट पहले ही बन गया, तो वो आपको 8C में दिखाना है। जब 8C में हम दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे? 5,000 रुपए दिखाएंगे। 5,000 रुपए दिखाएंगे तो एज इट इज हमारा 4,000 का फिर से वही फर्क आ जाएगा जो हमने अभी डिस्कस किया था क्रेडिट नोट का, एज वेल एज आपका लास्ट ईयर वाले 2,000 रुपए का। और ये फिगर उन्होंने कहा कि एक चीज तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है, साथ के साथ मैंने अभी डिस्कस किया था कि 12 और 13 भी मैं बताऊंगा आपको। 12-13 टेबल कौन सी है, 12 नंबर कौन सी है, क्योंकि ये पार्ट 5 के अंदर, और पार्ट 5 ये कहता है कि ऐसी कोई भी डिटेल्स जो आपकी बुक्स में तो पहले आ गई मगर आपने अगले साल में उनका 3B और R1 में ट्रीटमेंट किया था, तो हमने 3B में कोई रिवर्सल ऐसा किया जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेट करता है, जो कि स्पेसिफाइड पीरियड तक किया, यानी कि 30 नवंबर से पहले कर दिया, वो डिटेल यहाँ पे आएगी रिवर्सल की 12 नंबर में। और अगर आपने कोई आईटीसी अवेल किया या रिक्लेम किया, रिक्लेम कौन सा? जो आपने रिवर्स कर दिया और अगले साल में आपने रिक्लेम किया हो, वो वाली फिगर, मगर वो बुक्स का पार्ट आपके पास ऑलरेडी बन चुका था, वो वाली फिगर्स आपको 13 नंबर में क्लेम करनी है। और यहाँ पे जब मैंने बताया कि 2A में आ गया, बुक्स में आ गया, 3B में नहीं आया, तो हम क्या डालेंगे? ये 5,000 रुपए हम यहाँ पे डालेंगे। और ये 2 जगह रिपोर्ट होगा, 13 नंबर टेबल में और 8C के अंदर। और 8C में क्या जरूरत आन पड़ी थी जब हमने लिया ही नहीं? तो वो 2A की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डाटा 2A से उठ के आ रहा है। और पहले भी सरकार ने इस पे एडवाइजरी जारी करी हुई कि आपको ये वाली फिगर यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था जो बहुत ही सिंपल था। मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ जिसमें डिफरेंस कम होंगे मगर चीजें यही होंगी। दूसरा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, अभी हम नेक्स्ट ईयर वाले पॉइंट को
खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये हर बार यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये 12 और 13 में रिपोर्ट होगा और 8C का पार्ट बनेगा। अब आ जाते हैं हम वापस 6 पे। पहला फॉर्मूला नॉर्मल है, 3B से मैचिंग करो, बस बाइफरकेशन करनी है, कुछ नहीं करना और आपकी रिटर्न चली जाएगी। मगर आपका डिफरेंस आएगा ज्यादा, और ज्यादा डिफरेंस आएगा तो नोटिस आने की संभावना 100% होगी। अब हमें नोटिस से भी बचना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि जो 2000 रुपए हमने क्लेम किए, कौन से 1000 रुपए सॉरी, रिक्लेम्ड वाले, तो हम रिक्लेम्ड वाले को तो एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्लेम्ड की फिगर 41,000 में 2 बार एडिड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से वो दोनों बार डिलीट कर देंगे वो 2000 की फिगर, यानी कि हम -1000 यानी कि उसको दोनों बार हटा देंगे 6B से। और हम क्या करेंगे, वो 1000 रुपए एक बार वन टाइम, ओनली वन टाइम आपको कहां डालने हैं, रिक्लेमेबल आईटीसी में, जो रिक्लेम्ड किया है आपने 6H के अंदर। तो क्या होगा, पहला डिफरेंस आपका जनरेट होगा 6J के अंदर। जब यहां पे आपका 1000 रुपए का डिफरेंस जनरेट होगा, मगर क्या होगा, आप जब टेबल नंबर 8 में जाओगे तो वहां आपका डिफरेंस क्या रह गया, सिर्फ 3000 का, और 3000 में से 1000 आपका क्रेडिट नोट का है जो जुलाई से दिसंबर के बीच में रिपोर्ट करे, और 2000 रुपए ओपनिंग वाले। तो यहाँ पे आपका चीजें आपकी बदल जाएंगी। और अगर ऐसा कोई आईटीसी नहीं है जो आपने लास्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में लिया होगा, तो फिर आपकी ये फिगर भी 0 हो जाएगी और 1000 रुपए का क्रेडिट नोट का ही फर्क बचेगा। अब मगर आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपने वहां पे 1000 रुपए हटाए और 6J में डिफरेंस दिखाया, तो आपकी 3B और 9 के 7 के बाद जो टोटल आया उसमें आ जाएगा डिफरेंस, क्योंकि 3B में क्या डाटा है, 3B में 39,000 हमने लिया है। तो आपको क्या करना होगा, वो 1000 जो आपने डबल फिगर से माइनस किए थे और रिक्लेम्ड वाले उसमें डाले थे, वही 1000 रुपए आपको यहां से भी हटाने होंगे अदर से, क्योंकि वो फिर ना यहाँ आएंगे ना आपका वहां पे आएंगे। तो इससे क्या होगा, 6J में तो आपका डिफरेंस आएगा, मगर आपका 8D में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर वो आएगा तो वो सिर्फ वही होगा, या तो पुराना आपने कोई लिया, या आपने कोई क्रेडिट नोट रिवर्स किया था जुलाई से दिसंबर के बीच में, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ये भी क्यों आएगा 2000 यहाँ, क्योंकि 2A की यहाँ पे फिगर नेट है, और सरकार ने हमसे क्या कहा था कि आपको ग्रॉस पे काम करना है, आपको पहले ऊपर डालना है और नीचे रिवर्स करना है। ये टेबल GSTR 3B की 4 में पहले डालना है और 4A में पहले डालना है और 4B में आपको रिवर्स करना था। और जनवरी से सरकार ने क्या कह दिया था कि आपको नेट में डालना है, नेट में डालना है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। और इम्पैक्ट यहाँ पे सिर्फ रिक्लेम्ड आईटीसी का आएगा, यानी कि जो एक से ज्यादा बार आपने क्लेम किया है। ये फंडा नंबर आपका 2 है। और तीसरा फंडा आपका, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। जो तीसरा है, बाकी ऑड है थोड़ा सा, उसमें कुछ नहीं करना आपने ना तो रिवर्स दिखाना है, ना आपने रिक्लेम्ड दिखाना है। जो आपकी एक्चुअल बुक्स की फिगर है वो एज इट इज आपको यहाँ पे डाल देनी। तो आपकी बुक्स की फिगर 39,000 आपने यहाँ पे डाल दिया, 39,000, 35 और 4,000। ना तो आपने यहाँ पे 1000 रुपए दिखाए, ना आपने यहाँ पे कुछ और दिखाया। 2000 का फर्क आ गया, जो आपको पता है एक क्रेडिट नोट की वजह से है और आपका दूसरा आपके रिक्लेम्ड की फिगर की वजह से। मगर आपने बता दिया हमारा तो 39,000 है, 2000 हमने ज्यादा लिया और 3B में वो माइनस कर दिया। और यहां से हम जो रिवर्सल वाली फिगर है उसको भी हम 0 कर देंगे, जो कि 39,000 एज इट इज मैच हो जाएगा। यही हमारा बुक्स का है। और जब हम जाएंगे 8 में तो आपका डिफरेंस सिर्फ वो 2000 रुपए का रहेगा जो अप्रैल में आपने लिए और मार्च 22 के पार्ट थे 2A और 2B के। तो ये इसके बाद आपका 2000 का ही फर्क बनेगा और कोई फर्क नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 6 में आपको किस तरीके से, पहला फंडा आप सब कुछ सेम डालो और आपके पास जो डिफरेंस आएगा 8D में उसकी रिकंसिलेशन आपके पास होगी कि वो आपने 2000 रिवर्स कर दिया और 2000 पुराना वाला लिया। और आपने कोई नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया, बुक्स का पार्ट पहले बना दिया, तो वो आपको टेबल 8C में दिखाना है और एज वेल एज आपको टेबल नंबर 13 और 12 का पार्ट भी बनाना है।
दूसरा आपको मैंने बता दिया कि रिक्लेम्ड फिगर को आप 2 बार ऊपर 6b से माइनस करिए और आप क्या करोगे, साथ ही उसको 6j में डिफरेंस दिखा दोगे। मगर जब 6j में वो डिफरेंस आएगा तो आप 7 में उतने रुपए की फिगर माइनस करोगे और 8 में आपका उतने रुपए कम का डिफरेंस आएगा। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है, इस साल की GSTR 9 में आप डिफरेंस से बच नहीं सकते। चाहे आप फिगर्स को कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस जरूर आएगा, या तो 6J में आएगा या 8D में आएगा। मगर आप रिकंसिलेशन बना के रखें कि इस डिफरेंस का कारण क्या है। अगर आपके पास वो रीजन है तो आप तरीका कोई भी इस्तेमाल करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने ये बताया था आपको कि मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं फर्स्ट और सेकंड को प्रेफरेंस दे रहा हूं। कंडीशन डिपेंड करती है कि जहां पे हमारा क्रेडिट नोट नहीं है वहां पे मैं कंडीशन लेता हूं सेकंड वाली, और जहां पे क्रेडिट नोट है वहां पे कंडीशन मैं लेता हूं फर्स्ट वाली। और क्रेडिट नोट कौन से पीरियड के, जुलाई महीने से दिसंबर महीने के बीच के, क्योंकि यही पीरियड ऐसा है क्रूशियल जिसकी वजह से आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस तो इस बार रहेगा, बाकी नेक्स्ट ईयर क्या होगा ये समय बताएगा। पहले वीडियो में हमने क्लियर कर ही दिया था कि आपको आउटपुट को कैसे दिखाना है। टेबल 4, 5, 9, 10, 11 और 17 को हमने बता दिया था। आज की वीडियो में 6, 7, 8, 12 और 13, इसके अलावा जो भी टेबल्स दी हुई हैं, टेबल नंबर 14 एक ऐसी टेबल है जिसको आपको भरना जरूरी है, और इसमें वो फिगर आएगी जो कि आपके 10 में कोई लायबिलिटी खड़ी हुई है और 11 में लेस हुई है। उसके बाद जो नेट होगा वो पेएबल और पेड की फिगर 14 नंबर में आएगी। इसके अलावा सारी की सारी टेबल 15 नंबर आपकी डिमांड और रिफंड की टेबल है जो ऑप्शनल है, अभी तक मैंडेटरी नहीं है। 16 नंबर आपकी कंपोजिशन की डिटेल, डीम्ड सप्लाई की डिटेल और जॉब वर्क से रिलेशन में डिटेल है, ये भी अभी तक ऑप्शनल है। 17 नंबर मैंने बता ही दिया था कि आपको मैंडेटरी है। 18 नंबर भी ऑप्शनल है अब तक की रिटर्नों के हिसाब से, आगे का पता नहीं। और अगर आप लेट फाइल करोगे GSTR 9 तो लेट फीस वाली जो 19 नंबर टेबल है वो भी आपकी मैंडेटरी हो जाएगी। तो ज्यादा समय अभी बचा नहीं है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है GSTR 9 फाइल करने की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं और हम जल्दी ही उन सभी क्वेरीज को मर्ज करके एक नया वीडियो रिलीज करेंगे। और इन बिटवीन हमें कोई और क्वेरी लगेगी कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो 2-3 दिनों में जब भी मौका मिलेगा हम उसके लिए एक नया वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ सारी डिटेल्स को शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और साथ ही आप सभी के कमेंट्स चाहे अच्छे हों चाहे कैसे भी हों एक्सेप्टेबल हैं, ताकि हम अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर पाएं आपके कमेंट्स की मदद से। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।